नमस्ते। पिछले टॉपिक में हमने क्षेत्रीय शक्तियों का विस्तार भाग एक में गुजरात, मालवा आदि का अध्ययन किया। आज हम देखें कि बंगाल, कश्मीर और उड़ीसा व आसाम किस तरह दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद स्वतंत्र रूप से सत्ता में आए या स्वतंत्र शासक स्थापित हुए। वहाँ बंगाल को 12वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम दशक में मोहम्मद गौरी के सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने विजित करके दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित किया था और बलबन ने बंगाल को दिल्ली का प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और अपने पुत्र बुगरा खां को वहाँ का सूबेदार उसने वहाँ नियुक्त किया। बलबन की मृत्यु के बाद बुगरा खां दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र शासक हो गया और गयासुद्दीन तुगलक ने शासन की सुविधाओं के लिए बंगाल को 3 टुकड़ों में बांटा। पहला लखनौती, दूसरा सतगांव, तीसरा सुनारगांव। मोहम्मद तुगलक के समय 1345 में हाजी इलियास ने प्रांत के विभाजन को समाप्त कर दिया और शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से संयुक्त बंगाल का शासक बन बैठा। उसने उड़ीसा तिरहुत को जीतकर उनसे कर वसूला और दिल्ली सल्तनत पे भी उसने आक्रमण किया। 1357 में 12 वर्ष के शासन के बाद इलियास शाह की मृत्यु हुई और सिकंदर शाह शासक हुआ। 1357 से 1393 तक सिकंदर शाह शासक रहा। उसके बाद गयासुद्दीन आजम शासक हुआ। गयासुद्दीन ने 1393 से 1410 तक शासक बंगाल पर किया और चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध भी स्थापित किए। 1410 में सैफुद्दीन हज़म शाह शासक हुआ और उसकी दुर्बलता से लाभ उठाकर बतूरिया और दिनाजपुर के ब्राह्मण जमींदार राजा गणेश ने दरबार में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और उसकी मृत्यु के बाद राजा गणेश स्वतंत्र शासक बन बैठा। कुछ समय बाद राजा गणेश ने अपने पुत्र जादू के पक्ष में सिंहासन को त्याग दिया और सिंहासन पर बैठने के कुछ दिन बाद जादू मुस्लिम हो गया और जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से उसने 1431 तक शासन किया। बंगाल में जादू के बाद या जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के बाद एक कई सुल्तान हुए, लेकिन कोई प्रभावशाली नहीं रहा। नासिरुद्दीन अबुल मुजफ्फर महमूद शाह ने 17 वर्ष राज्य किया और उसने गौड़ में सुंदर इमारतें व सतगांव में एक मस्जिद बनवाई। नासिरुद्दीन के बाद कई शासक हुए, जिसमें अलाउद्दीन हुसैन शाह 1518 में मृत्यु हुई और उसके बाद नसीब खान नासिरुद्दीन नुसरत शाह शासक हुआ। नुसरत शाह कला व साहित्य का संरक्षक था और उसके संरक्षण में महाभारत का बंगाल में अनुवाद किया गया। उसने गौड़ में बड़ा सोना व कदम रसूल नामक 2 मस्जिदें बनवाई। उसकी 1533 में मृत्यु हुई। तो 1518 से 1533 तक बंगाल में नुसरत शाह का शासन रहा और उसके बाद अलाउद्दीन फिरोज शाह उत्तराधिकारी हुआ। इसके बाद गयासुद्दीन महमूद शाह ने राज्य किया। 1538 में शेरशाह ने उसे बंगाल से भगा दिया और बंगाल पर दिल्ली का अधिकार हो गया। तो ये बंगाल का इतिहास था। अब हम देखें कि कश्मीर का इतिहास क्या रहा। कश्मीर का जो इतिहास रहा वो
पहला मुस्लिम शासक शमशुद्दीन शाह था, जिसने 1339 में कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। इसका मूल नाम शाह मिर्ज़ा था और स्वात का रहने वाला था। उसने कश्मीर के हिंदू राजा के यहाँ नौकरी की तथा अपनी शक्ति बढ़ाकर स्वयं शासक बन बैठा। 1349 में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर शाह 1394 से 1416 तक शासक रहा और इसके उपरांत उसके 4 पुत्रों जमशेद, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन ने 46 वर्षों तक राज्य किया। कुतुबुद्दीन का पुत्र सिकंदर शाह 1394 में शासक हुआ, जिसने 1394 से 1416 तक शासन किया। तैमूर ने 1398 में कश्मीर की ओर रुख नहीं किया। सिकंदर शाह शक्तिशाली शासक था, इस्लामी विद्या का पोषक था और कट्टर मुसलमान था। उसने कई मंदिरों को नष्ट किया, जिसमें मर्तन का मार्तंड मंदिर, सूर्य मंदिर, जो सबसे महत्वपूर्ण था। इसकी विशाल कलाकृति आज भी अधजली अवस्था में खड़ी है और अपनी उपस्थिति में सुल्तान की बुत शकिनी का परिचय देती है। इसी धर्मांधता के कारण सिकंदर शाह बुत शिकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1416 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अली शाह शासक बना और अली शाह को उसके भाई शाह खान ने हटाकर जून 1420 में जैनुल आबादीन के नाम से सिंहासन पर बैठा। कश्मीर के इतिहास में जैनुल आबादीन का नाम सबसे अधिक विख्यात है और इसने 1420 से 1470 तक राज्य किया। यह कश्मीर का महानतम सुल्तान था और 50 वर्षों तक शासन करने वाला था। वह उदार, दयालु, उज्जवल विचारों का था और इस कारण उसे कश्मीर का अकबर भी कहा गया। कश्मीरी ब्राह्मण के उन परिवारों को जिन्होंने सिकंदर शाह ने निकाल दिया था, अपने घर वापस लौटने की आज्ञा दी। उसने हिंदू विद्वानों को भी आश्रय दिया। उसने जजिया कर हटा दिया, गोवध को निषेध कर दिया और अपनी संपूर्ण प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। कश्मीर के अतिरिक्त जैनुल आबादीन फारसी, हिंदी, तिब्बत भाषाओं का विद्वान था। उसने महाभारत व रास तरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। उसने अरबी व फारसी के महत्वपूर्ण ग्रंथों का हिंदी में भी अनुवाद कराया। उसने राहगीरों को सुरक्षा देने के लिए लुटेरों का दमन किया। उसने वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया, बाजार नियंत्रण को कायम किया। इसके काल में कश्मीर की अत्यधिक उन्नति हुई। 1470 के अंत में उसकी मृत्यु हुई और उसका पुत्र हैदर शाह सुल्तान हुआ। 1540 तक हैदर शाह व उसके उत्तराधिकारियों ने शासन किया और 1540 में बाबर के एक संबंधी मिर्ज़ा हैदर ने कश्मीर को जीत लिया और वह हुमायूं की प्रतिनिधि बनने का ढंग करके वहाँ शासन करने लगा। 1551 में उसके अमीरों ने उसे कश्मीर से मार भगाया। 1555 में चक कबीले ने कश्मीर पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और चक कबीले का एक सदस्य कश्मीर का राजा बना। 1586 में अकबर ने कश्मीर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो हम देखते हैं कि कश्मीर का इतिहास काफ़ी लंबा रहा और जैनुल आबादीन कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा का राज्य का संगठन
अनंत वर्मन चोल, जिसने लगभग 72 वर्ष 1076 से 1148 ईस्वी तक राज्य किया। वीर व विजेता होने के अलावा वह धर्म व संस्कृत तेलुगु साहित्य का पोषक था। उसने पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। उसका प्रसिद्ध उत्तराधिकारी नरसिंह प्रथम हुआ, जिसने 1238 से 1264 तक शासन किया। 1434 उड़ीसा में एक नए वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक कपिलेंद्र था। इसके बाद पुरुषोत्तम प्रतापरुद्र हुए। 1541-42 में भोई वंश की स्थापना हुई। भोई वंश का संस्थापक गोविंद भोई एक लेखक जाति से था। भोई वंश ने 1559 तक राज्य किया, फिर मुकुंद हरिचंद ने उसका अंत कर दिया। 1568 में मुकुंद हरिचंद की मृत्यु हो गई और 1568 में बंगाल के सुल्तान ने उड़ीसा को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। अब आसाम की बात करें तो आसाम को प्राचीन काल में कामरूप कहा जाता था। 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र की घाटी में कामरूप राज्य कामत के नाम से प्रसिद्ध था। इसके पूर्व में अहोमों तथा पश्चिम में बंगाल के सुल्तानों का शासन था। 15वीं शताब्दी में खैन लोगों ने कामरूप जीता और कूच बिहार के दक्षिण में कुछ मील की दूरी पर स्थित कामतपुर को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम राजा नीलांबर को 1498 में बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह ने हटा दिया और कुछ समय बाद 1515 में कूच जाति का विश सिंह कामरूप का राजा बना। नर नारायण कूच वंश का महानतम राजा था, लेकिन उसके सामंतों से उसका युद्ध हुआ और नर नारायण को बाध्य होकर कामरूप का एक भाग अपने भतीजे रघुदेव को देना पड़ा। राज्य के दोनों भाग कूच बिहार तथा कूच हाचो के नाम से प्रसिद्ध हुए। विभाजन के कारण दोनों में संघर्ष होता रहा। कामरूप का पश्चिमी भाग मुसलमानों और पूर्वी भाग अहोमों के अधिकार में चला गया। अहोम शान जाति के लोग थे। बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह ने आसाम पर आक्रमण किया, किंतु उसे जीत नहीं पाया। दिल्ली सल्तनत के समस्त काल में आसाम और कामरूप दोनों अहोमों के शासक के अंतर्गत रहे। तो इस तरह हम देखते हैं कि बंगाल, कश्मीर और उड़ीसा में और आसाम में दिल्ली सल्तनत के पतन के फलस्वरूप स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए और बाद में किस प्रकार से उनका पतन हुआ या मुगल साम्राज्य में विलीन कर लिए गए। धन्यवाद।